Very good morning, students, and welcome back. Okay, today we are going to discuss with our next point of this chapter, factors influencing elasticity of demand, or you may also call it factors affecting elasticity of demand. ठीक है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था एक क्वेश्चन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या उसको हमने एक और नाम दिया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. ओके, तो दिस क्वेश्चन एंड दिस पर्टिकुलर वन, ये दोनों भी लगभग सेम ही है. ओके, दे आर ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, अंदर के सारे पॉइंट्स वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है. थोड़ा सा अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा अलग दिया है आपको. ठीक है, कि आपको इसके अंदर ये बताना है कि अपने जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखा था उसके अंदर हमने ये देखा था कि बिकॉज ऑफ दोज फैक्टर्स your demand will either increase or decrease. Okay, means those factors will influence your demand. ठीक है, उन फैक्टर्स की वजह से आपका डिमांड कम ज्यादा होगा. ये हमने कहां पे देखा था? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के अंदर. यहां पे हम क्या देखेंगे कि बिकॉज ऑफ सच फैक्टर्स योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिटरमाइंड. मतलब डिमांड कम ज्यादा होगा, ये तो हमें पता ही है, पहले से पता है, बट कितना कम ज्यादा होगा. ठीक है, whether this will get equal change, whether this will get infinite change, whether this will get no change, whether this will bring more than 100%, means more than 1, or whether this will get more than 100%, I'm sorry, less than 100%, मतलब less than 1. तो कितना वो चेंज लेके आएगा, ये कहां से डिसाइड होगा, कहां से डिटरमाइन होगा? तो इन पॉइंट्स के ऊपर से. ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये क्वेश्चन आपके लिए ब्रॉड क्वेश्चन, ब्रॉड आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप क्वेश्चंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये जो भी आंसर आप लिखोगे इसमें से काफी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द पेयर टाइप क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी सारे बनेंगे इसमें से आपके लिए. ठीक है, तो ठीक से पढ़ना, आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना. कोई एक चीज नहीं समझती है तो पूछना मुझे. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन मोर एंड मोर डिटेल. ओके, डोंट बॉदर अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट. बिफोर गोइंग फॉर दैट, बिफोर एक्सप्लेनिंग दैट, लेट्स ड्रॉ समथिंग. लेट्स टेक रिविजन ऑफ समथिंग. ठीक है, चलो इस कॉर्नर पे हम कुछ लिख लेते हैं. क्या लिखना है? टेल मी द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कौन कौन से टाइप्स थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर? फर्स्ट परफेक्टली इलास्टिक. Second, perfectly inelastic. Okay. Third, unitary elastic. Fourth, relatively elastic. And last, fifth, relatively inelastic. ठीक है, तो ये 5 टाइप्स है, हमें पता है, ये 5 टाइप्स हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं. ठीक है, वी नो दैट क्लियरली, वी नो दैट वेरी वेल. नाउ सी, इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हमें पता होने चाहिए, उस पे ही सब कुछ है आपका. ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अगर रहेगा तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? इन्फिनाइट. 0, 1, मोर देन 1, मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे ईडी इज मोर देन 1 एंड लेस देन 1. ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना होता है? सिर्फ इन्फिनाइट 0, 1, मोर देन 1, लेस देन 1. इन्फिनाइट 0, 1, मोर देन 1, लेस देन 1. ठीक है, ये अगर आपका क्लियर है
तो आप इस टॉपिक के अंदर का कुछ भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, कहीं से भी लिख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस ऑल द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। मीन्स बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स समटाइम्स योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी यूनिटरी इलास्टिक, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि whenever your price increases demand decreases and vice versa, okay, means price decreases demand increases, ये चीज हमें पता है। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये जो कंसेप्ट हमने देखा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने क्या देख लिया, इसमें हमने देख लिया एक्सटेंट, ओके, मीन्स एक्सटेंट टू विच योर डिमांड विल बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन प्राइस, मतलब कितना, हाउ मच, ठीक है। ये जो हाउ मच है ये हमने कहां से सीखा, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी में से, कि ये कम ज्यादा होने वाला, ये तो हमें पता है भाई, बट कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा, तो वो परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है, परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकता है, यूनिटरी इलास्टिक हो सकता है, रिलेटिवली इलास्टिक हो सकता है, या फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक हो सकता है। तो इन पांचों में से कितना होगा, किस केस में परफेक्टली होगा, किस केस में जीरो होगा, किस केस में इन्फिनाइट होगा, ठीक है। सो ये हमें किस पर से पता चलेगा, बिकॉज ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। लेट्स सी वन बाय वन हाउ। फर्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी हमने पढ़ा है। नेचर ऑफ कमोडिटी, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट एनी गुड्स बाय इट्स नेचर। हाउ, कैसे हम कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारे लिए नेसेसिटीज, नेसेसरी गुड्स। दूसरा क्या होता है, कंफर्ट। तीसरा क्या होता है, लग्जरी, ठीक है। तो कंफर्ट्स एंड लग्जरी जनरली सेम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। ये मिडिल क्लास होता है, ये अपर क्लास होता है, और नेसेसरी आपको चाहिए ही चाहिए, फाइन। सो according to nature of commodity, goods can be classified as necessaries, comforts and luxury goods. Demand for necessaries like food grains, medicines, textbooks is relatively inelastic, ठीक है। अगर इनकेस आप नेसेसरी गुड्स की बात कर रहे हो तो आपका डिमांड कैसा रहेगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगा। रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब जीरो होगा, ओके। मीन्स आपका प्राइस कितना भी अप हो जाए या कितना भी डाउन हो जाए, आपका जो डिमांड रहेगा ना, वो डिमांड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इन केस ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज, ओके। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, नेसेसरी का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। सॉल्ट, नमक जरूरी है, बराबर है। टुडे वी गेट इट वेरी इन चीप प्राइस, राइट। बट फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा हो गया, ऐसा होने वाला तो है नहीं, बट कुछ ऐसा हो गया कि जो सॉल्ट है वो आपको अभी अवेलेबल नहीं होने वाला है, ठीक है। सॉल्ट एकदम स्केर्स हो गया यहाँ पे। जो सॉल्ट आपको 10-20 रुपए में आराम से मिल जाता था, बहुत ज्यादा मिल जाता था, अभी आपको उसके लिए देने पड़ेंगे 2000 रुपए, ठीक है। 2000 रुपए आपको उसके लिए देने पड़ेंगे। तो क्या आप उसकी डिमांड कम कर दोगे, क्योंकि आप तो बोलते हो ना कि वेन एवर प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, तो प्राइस 10 रुपए से 2000 रुपए हो गई, तो डिमांड कम होनी चाहिए थी। बट होगा क्या, नहीं होगा। डिमांड हम जितनी करते थे उतनी ही करेंगे। क्यों, बिकॉज विदाउट सॉल्ट वी कांट इमेजिन टू ईट समथिंग, ठीक है। हमें अगर कुछ खाना पर होगा तो भाई हम सॉल्ट तो रखेंगे। तो इन केस ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज, इन केस ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज योर डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है। तो फिर इसके ऑपोजिट देख लो, आई एम सॉरी, रिलेटिवली इनइलास्टिक है, ठीक है। तो चेंजेस थोड़ा बहुत आ सकता है। अभी ये सॉल्ट है तो उसके लिए थोड़ा परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो सकता है या फिर रिलेटिवली भी हो सकता है। मतलब अब क्या होगा कि सपोज प्राइस जब 10 रुपए थी तब हम सॉल्ट का सपोज एक पैकेट लेते थे। अब प्राइस जब 2000 रुपए हो गई है तो हम एक पैकेट नहीं लेंगे, थोड़ा सा हम आधा पैकेट लेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ करेंगे। मीन्स प्राइस आपका जो है वो 100 टाइम्स बढ़ गई है, 100 टाइम्स, बट आपने डिमांड कितना कम किया है, सिर्फ 0.5 टाइम्स, मतलब हाफ, यानी 50% से ही आपने उसको सिर्फ कम किया है, ओके। तो
दिस इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ओके, तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस होगा ही, बट सेम चेंजेस नहीं होगा। आप जनरली थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करोगे, थोड़ा ज्यादा खर्चा करोगे, बट उसको डिमांड करोगे। एंड फॉर कंफर्ट्स एंड लग्जरी गुड्स योर डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, अगर कोई गुड्स आपके लिए कंफर्टेबल वाले हैं या लग्जरीज है, तो उसके लिए आपकी जो डिमांड रहेगी वो क्या रहेगी, रिलेटिवली इलास्टिक रहेगी। मतलब अगर आपकी प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी तो आप उसका डिमांड भी कम कर दोगे इमीडिएटली। ठीक है, मोर देन वन, आप ग्रेटर चेंज उसके अंदर लेके आ जाओगे कि भाई चलो अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। या प्राइस आपकी काफी कम हो गई है, ठीक है, या थोड़ी भी कम हो रही है, तो आप उसके अंदर ग्रेटर चेंज लेके आओगे डिमांड के अंदर। कि सपोज गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड के हिसाब से आप क्या करोगे, अगर आपकी प्राइस 30,000 से 20,000 पे आती है, ठीक है, या फिर हम थोड़ा सा उसको इजी करते हैं, 30,000 से 15,000 पे आती है, मतलब 50% से अगर आपकी प्राइस कम हो जाती है, तो आप क्या करोगे, 15,000 अगर प्राइस हो गई है तो इमीडिएटली आप क्या करोगे, जहां पे आपको 1 तोला सोना खरीदना था वहां पे 5 तोला, 6 तोला, 10 तोला खरीद के रख दोगे। ठीक है, तो आप ग्रेटर चेंज लेके आओगे किसमें, डिमांड के अंदर। सो इन दैट केस योर डिमांड विल बी रिलेटिवली इलास्टिक। ओके, नेक्स्ट यहां पे नेचर ऑफ कमोडिटी के अंदर हमने क्या देखा, इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स आपकी डिमांड कैसी रहेगी, इन केस ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरीज आपकी डिमांड कैसी रहेगी। ठीक है, नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, उससे पहले एक बार ये फिर से देखते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी। इट जनरली सेज व्हाट, कि योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कमोडिटी। इफ इट इज नेसेसरी गुड्स योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिफरेंट, एंड इफ इट इज कंफर्ट और लग्जरी गुड्स योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिफरेंट। अगर कोई गुड्स अलग अलग है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी अलग अलग रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। ठीक है, there are some products which have substitute goods available in market. Okay, so if there are some products which have perfect substitutes, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग रहेगी, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रहेंगे जिनको कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, उनकी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग रहेगी। ओके, सो डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ इट इज क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। अगर उसका कुछ सब्सटीट्यूट अवेलेबल रहेगा ना, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, ज्यादा इलास्टिक रहेगी, रिलेटिवली इलास्टिक रहेगी। ठीक है, वो कैसे रहेगी, तो देखो सिंपल सी बात है। सब्सटीट्यूट मतलब हम 2 प्रोडक्ट्स लेते हैं, एक होता है टी, दूसरा होता है कॉफी। ओके, टी एंड कॉफी। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ टी reduces, if price of tea reduces, तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा, बराबर है। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड क्या होगा, डिमांड डिक्रीज होगा। प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज होगा। ठीक है, लोग क्या करेंगे, अगर टी की प्राइस बढ़ गई है, चाय की प्राइस बढ़ गई है, तो लोग चाय की डिमांड कम कर देंगे और कहां चले जाएंगे, कॉफी के पास जाके कॉफी की डिमांड करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इफ सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल देन योर डिमांड विल बी इलास्टिक। बट अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, अगर आपकी बाइक है जिसके अंदर आपको पेट्रोल डालना पड़ता है, तो क्या पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से आप बाइक में पेट्रोल की जगह पे केरोसिन डालोगे या डीजल डालोगे या पानी डालोगे, नहीं डालोगे ना, पेट्रोल ही डालना पड़ेगा। ठीक है, सो पेट्रोल के केस में अगर आपकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, आपका डिमांड जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ना तो वो बढ़ेगा ना ही कम होगा, डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट। सो इन केस ऑफ कमोडिटीज वेयर substitutes are available, your demand will be elastic, and when substitutes are not available, your demand will be inelastic. Okay,
So your elasticity again depends on availability of substitutes. Number 3, number of uses. आपके कमोडिटी के लिए कितने यूजेस है, आप एक कमोडिटी को कितने पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, वो भी आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फ्लुएंस करेगा. ओके, सो बेसिकली द कमोडिटीज विच हैव सिंगल यूज आर लेस इलास्टिक. ठीक है, जिस कमोडिटी के लिए बस एक ही यूज है, सिंगल यूज है, उसकी इलास्टिसिटी क्या रहेगी, लेस रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए मैं कमोडिटी लेता हूं पेट्रोल. ठीक है, पेट्रोल. मैं क्यों पेट्रोल यूज करता हूं, या फिर आप क्यों पेट्रोल यूज करते हो अपनी बाइक में डालने के लिए, राइट? इसके अलावा आप पेट्रोल का कोई यूज करते हो क्या? ऐसा हुआ कि अगर आपका पेट्रोल ज्यादा सस्ता हो चुका है तो फिर आपने, जहां पे जनरली हम केरोसिन यूज करते हैं फैक्ट्रीज में वगैरह, ठीक है, वहां पे भी पेट्रोल डालना चालू कर दिया. या जनरेटर है, जनरेटर के अंदर डीजल जनरली डाला जाता है, डीजल या फिर केरोसिन डालते हैं हम, तो उसमें भी हम पेट्रोल डालने लग गए. ऐसा होता है क्या? नहीं होता है. सो वेन एवर कमोडिटी हैज सिंगल यूज, इसकी प्राइस है ना, फॉर एग्जाम्पल इस केस में प्राइस, जब आपका पेट्रोल यहाँ पे भी 80 रुपए का है, 80 रुपए से ये 20 रुपए भी हो गया ना, ठीक है, तो भी आप कितना पेट्रोल डलवाओगे? टैंक फुल होने तक. एक बार टैंक फुल हो गया तो बाकी का पेट्रोल आप अलग से तो नहीं लोगे ना कहीं और यूज करने के लिए. सो वेन एवर एनी कमोडिटी हैज सिंगल यूज, ओके, एनी कमोडिटी हैज सिंगल यूज, इन दैट केस योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी जनरली इनइलास्टिक. ठीक है, क्योंकि आपकी डिमांड चेंज नहीं होने वाली है. आपकी बाइक में जितना पेट्रोल जा सकता था उतना ही आप डालोगे, जबरदस्ती नहीं डालोगे. ठीक है, बट इन अदर केस, दूसरा एक हम एग्जांपल लेते हैं, शुगर. ठीक है, शुगर हैज मल्टीपल यूजेस. या फिर पोटैटो, पोटैटो ऑल्सो हैज मल्टीपल यूजेस. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो की प्राइस कम हो गई है. ठीक है, पोटैटो देखते हैं, पोटैटो की प्राइस कम हो गई है. पोटैटो जो है ना आपका एकदम बेस्ट क्वालिटी का जो पोटैटो है, जो पहले जनरली 20-25 रुपए में आता था, अभी वो आ रहा है 5 रुपए किलो में, 5 रुपीज पर केजी. ओके, सो व्हाट यू विल डू, जनरली हाउस वाइफ व्हाट दे डू, वो जितना ज्यादा हो सके उतना पोटैटो लेके आ जाएंगे. फिर पोटैटो सब डेली पोटैटो की सब्जी बनेगी, दोपहर में पोटैटो का कुछ अलग चिप्स वगैरह बनेगा, शाम को फ्राइज बनेंगे. ठीक है, सो पापड़ चूड़ा ये वो क्या कुछ नहीं बन सकता है, राइट? सो व्हाट वी विल डू, वेन एवर वी हैव मल्टीपल यूजेस, okay, multiple uses, or elasticity will be elastic, or in that case demand will be more elastic. ठीक है, अगर मल्टीपल यूजेस है तो आपकी डिमांड इलास्टिक रहेगी, मतलब आप प्राइस थोड़ी कम होगी तो इमीडिएटली ज्यादा क्वांटिटी लेके आ जाओगे और उसका जो जो यूज कर सकते हो, जहां जहां यूज कर सकते हो करोगे. बट अगर सिंगल यूज रहेगा तो जहां पे यूज करना था उतना ही क्वांटिटी लेके आओगे, एक्स्ट्रा लाके करोगे तो भी क्या. ठीक है, तो उस केस में ये इनइलास्टिक रहेगा डिमांड. फाइन. नंबर 4, हैबिट्स. सो जनरली द गुड्स विच आर हैबिचुअल गुड्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैबिचुअल गुड्स में क्या आ सकता है, अल्कोहल, ओके, अल्कोहल. तो क्या होगा इस केस में, जनरली आपकी डिमांड क्या रहेगी, रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगी. ठीक है, डिमांड आपकी इनइलास्टिक रहेगी. क्यों इनइलास्टिक रहेगी डिमांड? अल्कोहल है, सपोज कोई बेवड़ा है जो जब तक रात को एक आध बोतल नहीं चढ़ा लेता, ठीक है, उसको नींद ही नहीं आती है. ओके, या फिर अभी जो अपना लॉकडाउन का इश्यू चल रहा था, हमने देखा टोबैको, जो टोबैको शायद 10-15 रुपए में कुछ तो भी मिलती थी पहले, अभी वो 40-40, 50-50 रुपए में मिल रही है. फिर भी लोग जुगाड़ कर रहे, कहां से लेके आओ, कहां कैसे लेके आओ. ठीक है, कुछ लोग 8-8, 10-10 किलोमीटर तक जा रहे लेने के लिए. ओके, दे आर रेडी टू पे 50, 60, 70 रुपीज, 80 रुपीज. डॉलर से भी महंगा हो गया था टोबैको इन बिटवीन. ओके, कुछ जोक्स हमने पढ़े थे. सो इन केस ऑफ हैबिचुअल गुड्स लाइक अल्कोहल या फिर टोबैको,
ओके, सो इन दैट केस आपकी प्राइस कितने भी बढ़ जाने दो, आपकी प्राइस कितने भी बढ़ जाने दो, जो बेवड़ा एक बॉटल पीता था वो एक बॉटल पीने ही वाला है, ठीक है। जो बंदा एक पैकेट का टोबैको एक दिन में खत्म करता था वो करने ही वाला है, ओके। तो वो अपनी डिमांड को कम नहीं करेगा। सो इन केस ऑफ हैबिचुअल गुड्स योर डिमांड रिमेन्स इनइलास्टिक, ठीक है। जनरली अभी हम रिलेटिवली की ही बात करते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है। परफेक्टली के पास काफी कम जाते हैं बिकॉज दिस इज नोन एज मिथ, ये हमने पढ़ा होगा शायद से, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज नोन एज मिथ, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। एक्चुअली क्या होता है, यूनिटरी रिलेटिवली यही होता है, ठीक है। नंबर 5, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स कितने टाइम पीरियड तक वो चल सकता है, ठीक है। टाइम पीरियड ड्यूरेबल बोलते हैं हम उसको, टाइम पीरियड, ओके। कोई एक कमोडिटी होती है जो लाइक वेजिटेबल्स, जिसे हम पेरिशेबल बोलते हैं गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह। अगर आप आज लेके आए हो तो आपको 2-3 दिन के अंदर वो मैक्सिमम यूज करना ही पड़ेगा। ऐसा हो सकता है क्या कि आप कोई मेथी की सब्जी वगैरह कुछ लेके आ गए हो, ठीक है, और आपने बोला कि चलो 2-3 साल तक इसका मुझे चलाना है, नहीं चलेगा, राइट। बट इन अदर केस अगर आप कुछ फूड ग्रेन लेके आ रहे हो लाइक व्हीट, राइस, तो वो साल भर आप उसको स्टोर करके रख सकते हो और यूज कर सकते हो, ओके। सो इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। अगर ड्यूरेबल गुड्स रहेंगे तो क्या, ड्यूरेबल गुड्स एग्जाम्पल क्या देखा था हमने, व्हीट, ठीक है, व्हीट या फिर राइस, ओके। गेहूं है जो क्या है, ज्यादा टाइम पीरियड तक चल सकते हैं, ड्यूरेबल है। तो हम क्या करेंगे, अगर प्राइस इसकी कम हो जाएगी, ठीक है, अगर व्हीट की प्राइस कम हो जाएगी तो हम उसको ज्यादा डिमांड करेंगे। जहां पे अगर हम सपोज 50 किलो का एक जो क्या बोलते हैं उसको बोरा लेके आते थे, तो हम क्या करेंगे, 50 की जगह पे 150 kg लाके रख देंगे, क्योंकि वो चलेगा ना लॉन्ग पीरियड तक, खराब तो नहीं हो जाएगा। तो इन दैट केस अपना डिमांड कैसा रहता है, इलास्टिक रहता है, ठीक है। कि ड्यूरेबल गुड्स है तो डिमांड इलास्टिक रहता है। हम अगर गुड्स ज्यादा पीरियड तक चल सकेंगे तो हम लेके आ जाएंगे, ठीक है, फिर आराम से उसको यूज करते बैठेंगे। बट अगर ये नॉन ड्यूरेबल रहेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने देखा था अभी मेथी की सब्जी, ओके, ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स जनरली, इसकी प्राइस अगर आपकी मान लो कि जो पहले 20 रुपए में मिलता था अभी 1 रुपए में मिल रहा है, तो भी आप कितना लाओगे, 2-4 दिन 8 दिन आप खा सको उतना ही लेके आओगे, ठीक है। अब 2 साल का स्टॉक करके रखोगे क्या घर में, नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि खराब हो जाएगी वो। जनरली वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, ओके। तो इन दैट केस योर डिमांड रिमेन्स इनइलास्टिक, ओके। ड्यूरेबल गुड्स के लिए डिमांड रहता है इलास्टिक, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए रहता है डिमांड इनइलास्टिक। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स, देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स मीन्स व्हाट, ऑप्शन फॉर ईच अदर, ठीक है। टी एंड कॉफी हमने जो देखा था वो क्या था, सब्स्टिट्यूट गुड्स। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स दोज वी कम टुगेदर और वर्क टुगेदर, दोनों साथ में चाहिए, ठीक है। लाइक कार एंड पेट्रोल, सिर्फ अगर आपके पास कार है तो काम नहीं चलेगा, कार के साथ साथ पेट्रोल भी चाहिए, या सिर्फ पेट्रोल है तो काम नहीं चलेगा, पेट्रोल के साथ साथ कार भी चाहिए, ठीक है। सो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, okay, the demand for a commodity which is used in conjunction with other commodities to satisfy a single want is relatively inelastic. For example, a fall in the price of mobile handsets may lead to rise in demand for SIM cards. ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कि मोबाइल एंड सिम कार्ड्स या फिर कार एंड पेट्रोल, हम कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल बोल रहे थे तो वही लेंगे फिर एक बार। इफ जो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है इसमें वो कौन सा कार है, ठीक है, कार की प्राइस आपकी कम हो जाती है तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी और एट द सेम टाइम पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाएगी,
क्योंकि कार है तो पेट्रोल भी चाहिए ना, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आने दो, फिर भी पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, सो इन दैट केस जो आपकी ओरिजिनल कमोडिटी होती है उसकी डिमांड आपकी इलास्टिक रहती है, बट अलोंग विद दैट जो आपकी अदर कमोडिटी रहती है, कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी हम जिसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड जिसको हम बोलते हैं, उसकी डिमांड भी आपकी क्या हो जाती है, रिलेटिवली इलास्टिक हो जाती है विदाउट एनी चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओके, सो इन केस ऑफ any commodity which is generally complementary to some other commodity, in that case your demand remains elastic. Okay, it remains relatively elastic क्योंकि क्या है कि यहाँ पे प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट स्टिल यू विल हैव सम चेंजेस इन योर क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, नंबर 7, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम पे भी डिपेंड करता है। okay? If consumer has high income, he will demand more. Okay, मतलब relatively elastic demand हो जाएगा। If consumer has income less, has less income, उसके पास कम इनकम है, ज्यादा पैसा नहीं है, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक उसका डिमांड रहेगा, क्योंकि प्राइसेस में चेंज होना बस यही एक बात नहीं होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक मिडिल क्लास पीपल है, देयर इज अ मिडिल क्लास पर्सन, उसका एक ड्रीम था कि उसको एक कार लेनी है भाई, उसके पास एक कार होनी चाहिए। ठीक है, तो उस मिडिल क्लास बंदे ने क्या किया कि एक कार होनी चाहिए, उसका एक अंदर से सपना था, एंड उसने पहले से काफी सेविंग्स वगैरह की थी, एंड कोई एक कार थी जिसकी प्राइस पहले थी 10 लाख रुपीज, अभी वो थोड़ा सा ऑफर के अंदर आ गई, 6 लाख में मिल रही है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसकी सेविंग्स भी है क्वाइट सफिशिएंट, तो उसने 6 लाख की गाड़ी परचेस कर लिया। ओके, बट उसने कितनी गाड़ियां परचेस की, उसने बस एक ही कार परचेस की है। ठीक है, हम अगर हमारे लॉ के हिसाब से बात करें तो क्या होना चाहिए था, आपकी प्राइस 10 लाख से 6 लाख हुई है, मतलब अराउंड 40% का आपका फॉल हुआ है, तो हमने 10-15 गाड़ियां तो खरीदनी चाहिए थी, राइट? But this will not happen because what? The income of the consumer is quite limited, और 10-12 गाड़ियां परचेस करके करना भी क्या है उसको। ठीक है, तो सिर्फ प्राइसेस पे ही सब कुछ नहीं होता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर दैट ऑल्सो मैटर्स। ओके, एंड नंबर 8, अर्जेंसी ऑफ नीड्स। गुड्स कितना अर्जेंट है, कितना नॉन अर्जेंट है। ओके, अर्जेंसी के अकॉर्डिंग गुड्स अर्जेंट हो सकते हैं या फिर नॉन अर्जेंट हो सकते हैं। ओके, सो इफ गुड्स आर अर्जेंट, अगर आपको गुड्स अर्जेंट है, तुरंत चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, अर्जेंट गुड्स के केस में प्राइस अगर आपकी बढ़ भी रही है तो भी आपका डिमांड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, डिमांड आपका इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा, डिमांड क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, क्योंकि गुड्स आपको अर्जेंट है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई गुड्स आपको अर्जेंट नहीं है, आपने बोला कि यार फिलहाल अभी प्राइस बढ़ गई है, डिमांड अभी हम कम कर देते हैं, ठीक है, वेट करते हैं, जब प्राइस आपकी फिर से कम हो जाएगी उस टाइम पे हम डिमांड करेंगे, अभी फिलहाल डिमांड हम नहीं करते। ठीक है, सो इन केस ऑफ अर्जेंट गुड्स द डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। डिमांड इनइलास्टिक होता है, मतलब क्या होता है, सेम होता है। देखो मैंने बोला आपका डिमांड चेंज नहीं होगा, मतलब ये क्या, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। ठीक है, और जहां पे आपका गुड्स नॉन अर्जेंट है, आप क्या कर दोगे, प्राइस बढ़ी तो डिमांड आप कम कर दोगे, आप बोलोगे ठीक है जब आपकी प्राइस कम होगी तब ज्यादा डिमांड करेंगे, तो यहाँ पे आपकी डिमांड चेंज हो रही है, मतलब कैसी है, इलास्टिक है। ठीक है, एंड लास्ट, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, elasticity of demand is always related to time period of time. It varies with the length of time period. Generally speaking, longer the duration of period, greater will be the elasticity of demand and vice versa. मतलब वही चीज हो गई ना आपके यहाँ, ड्यूरेबल गुड्स जो था, ठीक है, वही यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया उन्होंने कि जो गुड्स आपके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चल सकते हैं, मतलब जो ड्यूरेबल गुड्स है उस केस में डिमांड आपकी इलास्टिक रहेगी, और जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, ठीक है, जो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकते, तो उस केस में आपकी डिमांड इन इलास्टिक रहेगी, आप डिमांड में चेंजेस नहीं करोगे, जितना डिमांड करते थे उतना ही करोगे।
ठीक है। तो ये 9th एंड 5th दे बोथ आर सेम, ओके, बट नो प्रॉब्लम। अगर आप वर्ड चेंज करके एक के 2 पॉइंट्स अगर बना सकते हो ना, ठीक है, तो भी कोई इश्यू नहीं है। आप जितना ज्यादा लिखोगे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वो, ओके, फॉर गेटिंग मार्क्स डेफिनेटली। सो दिस वाज ऑल अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इजी है काफी, इसका एक चार्ट भी आपको दिया है टेक्स्ट बुक्स के अंदर, ठीक है, तो वो चार्ट भी अगर आप लिख लोगे तो आई थिंक बेटर रहेगा। एंड जो नोट्स है वो भी आप टेक्स्ट बुक से ही लिख लो इसके, ठीक है, काफी इजी नोट्स है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। सेम थिंग आई विल प्रोवाइड यू। इफ एनी डाउट्स, डिफिकल्टीज, क्वेरीज यू आर हैविंग, हमेशा की तरह मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको भी वो अभी लर्न हो चुका होगा, मुझे भी लर्न हो चुका है। प्लीज डू कॉन्टैक्ट, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट देम आउट, ओके। थैंक यू सो मच।